बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बाब नंबर 14 जो कि आपकी बुक का पहला चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी और इंटरनल एनर्जी वाले टॉपिक को डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने फौरी जांच के इन दो सवालों को भी हल किया था। आज हम बेटे इसका 14.2 टॉपिक जो है उसको करेंगे। चलें बेटे स्टार्ट करते हैं। किसी ठोस का माया में तब्दील होना। किसी ठोस की तबई हालत को गर्म करने से तब्दील किया जा सकता है। कहते कोई भी अगर ठोस चीज़ है ना तो उसकी जो स्टेट है ना, हालत है ना, उसको हम गर्म करके तब्दील कर सकते हैं। गर्म करने से क्या होता है कि ठोस में मौजूद ज़र्रात तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं और एक ख़ास टेम्परेचर, कहते हैं एक ख़ास टेम्परेचर आता है जब उनकी वाइब्रेशन मज़ीद बढ़ जाती है। जब वाइब्रेशन मज़ीद बढ़ती है तो उनके दरमियान जो कशिश की अट्रैक्टिव जो कशिश की कुव्वतें होती है ना, वो जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इस नतीजे में जो ठोस चीज़ होती है वो पिघलना शुरू कर देती है। तो जिस पॉइंट पे वो जाकर पिघलती है उसको हम उसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ से ये मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो यहाँ पर उन्होंने ये बात की है, मैं आपको यहाँ पर बेटे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, बर्फ़ की एग्जाम्पल से, बहुत ही आसान तरीके से। कहते हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है। उस बर्फ़ को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो बर्फ़ है वो भी क्या है, उसके अंदर क्या मौजूद है, पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो जो ठोस चीज़ होती है, बर्फ़ ठोस है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगे, साथ साथ मौजूद होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब होंगे। तो कहते जब हम इस बर्फ़ को हीट करते हैं तो इसके अंदर मौजूद ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटे, ये मॉलिक्यूल्स क्या करना शुरू कर देते हैं, ये जो छोटे छोटे आपको ज़र्रात नज़र आ रहे हैं, ये क्या करना शुरू कर देते हैं, ये हरकत करना शुरू कर देते हैं। जब ये हरकत करते हैं ना तो क्या होता है कि ये जो इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, कशिश की कुव्वत मौजूद है। मतलब कशिश का मतलब है इस मॉलिक्यूल ने इस दूसरे मॉलिक्यूल को मजबूती से जो है वो एक दूसरे के दरमियान जो कशिश की ताकत है ना उससे पकड़ कर रखा हुआ है। जब नीचे से हम हीट इंक्रीज करते रहते हैं तो ये जो वाइब्रेशन हरकत है ये बढ़ती है, जिसकी वजह से ये जो दो मॉलिक्यूल हैं इनके दरमियान में जो कशिश की कुव्वत मौजूद है ना वो जो होती है वह कमज़ोर होती है। और जिस तरह हम मज़ीद बढ़ाते जाते हैं हीट, इनकी वाइब्रेशन भी बढ़ेगा। पूरा जो ठोस हमारे पास मौजूद है ना, बर्फ़ की फॉर्म में, ये जो ठोस चीज़ हमारे पास बर्फ़ की फॉर्म में मौजूद है, ये पिघल कर जो है ना बेटे किस में चेंज हो जाती है, ये माया के अंदर जो है वो पिघल कर चेंज हो जाती है। तो यही चीज़ उसने कहा है कि जब भी कोई चीज़ ठोस से माया में तब्दील होती है तो उसको हम उस चीज़ का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने यहाँ पर मार्क कर लेना है। इस मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस के ज़र्रात ना सिर्फ अपनी मुस्तकिल पोजीशन छोड़ देते हैं बल्कि उनके दरमियान किसी किस्म की तरतीब भी बरकरार नहीं रहती। ये ठोस फिर इस तरह अपनी माया हालत में तब्दील हो जाती है। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा बर्फ़ के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब इसको हीट करते हैं ना तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये वाइब्रेट करते हैं, थरथराहट इनमें होती है ना, तो ये जाहिर सी बात है अपनी जगह से हिलेंगे तो बेटे इनके दरमियान में जो कशिश की कुव्वत होगी वो कमज़ोर होगी। तो कहते हैं जो ठोस है जब उसको गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो ये जो मौजूद जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनकी जो पोजीशन होती है ना वो भी जो होती है वो क्या होती है, वो फिक्स नहीं रहती, वो भी तब्दील हो जाती है, वो भी बेतरतीबी की तरफ चली जाती हैं। फिर आगे कहते हैं किसी ठोस शय को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ये हीट एनर्जी दो काम करती है। अब जो है हम करती है, एक तो वो क्या करती है कि ठोस के अंदर जो मौजूद ज़र्रात है ना उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा कर देती है, ठीक है। और दूसरा क्या करती है, उसके दरमियान मौजूद जो कशिश की कुव्वतें हैं ना उनको कमज़ोर कर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, जब हमने इसको हीट किया तो हीट करने से क्या हुआ, ये जो नीचे से आग की सूरत में इसको एनर्जी मिल रही है ना, ये दो काम करेगी। कैसे दो काम करेगी, ये जब इन ज़र्रात को मिलेगी ना तो इनको वाइब्रेट करवाएगी। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो ये मूव करना हरकत करना शुरू कर देंगे और किसी की हरकत की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है ना बेटे, उस एनर्जी को जो है वो हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हरकत की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। कहते हैं यहाँ पर एक ये एनर्जी जो हम उसको हरारत की फॉर्म में दे रहे हैं, एक तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है और दूसरा क्या कर रही है,
इन ज़र्रात के दरमियान में जो कशिश की क़ुव्वत है ना, उसको कमज़ोर कर रही है। उसके बाद क्या होता है, कहते मज़ीद गर्म करने पर जब ये ठोस माया में तब्दील होती रहती है तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अब कहते जितना मर्ज़ी अब इसको हम हीट करते रहते हैं तो सारी की सारी ये जो नीचे से हम हीट एनर्जी दे रहे हैं ना आग की फॉर्म में, वो सारी की सारी इस ठोस को माया में तब्दील करने में लग रही है। अब मज़ीद इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, हम जो है वो हीट एनर्जी देते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, बल्कि क्या हो रहा है, सारी की सारी जो एनर्जी है वो इसको ठोस से माया में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो कहते हैं कि फिर क्या होता है कि इस मरहला पर ठोस को दी जाने वाली सारी की सारी जो हीट होती है वो ठोस को माया में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये आपने टॉपिक कर लेना है, इसके अंदर ये मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटे हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गैस का माया में तब्दील होना। अभी हमने जो था वो पढ़ा था कि जो ठोस चीज़ थी वो माया में तब्दील हो रही थी। अब माया जो पानी की फॉर्म में हमारे पास चीज़ आई है, अब वो गैस में तब्दील कैसे होता है, ये हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। माया के मॉलिक्यूल्स तमाम टेम्परेचर पर उसकी सतह से मतवातर निकलते रहते हैं। कहते हैं जो माया होती है ना चीज़, कोई भी लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं ना, वो हर टेम्परेचर के ऊपर उसके अंदर से बाहर निकलते रहते हैं। इस तरह मॉलिक्यूल्स का निकलकर हवा में शामिल होना एवेपोरेशन कहलाता है। एवेपोरेशन क्या होता है, एवेपोरेशन को मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ कि बेटे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना वो मैं आपको एक प्याला सा बनाकर दिखाती हूँ। इस प्याले के अंदर जो है वो हमारे पास पानी मौजूद है, ठीक है। पानी के ये छोटे छोटे जो है ना मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। कहते ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं या फिर माया के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हर टेम्परेचर पर ना यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वो इस तरह करके भाप की फॉर्म में ना यहाँ से हर वक्त जो है ना वो निकलते रहते हैं। तो क्या होता है कि माया के मॉलिक्यूल्स का माया की सतह से जो है वो निकल कर हवा में शामिल होना जो होता है ना उसको एवेपोरेशन कहते हैं। ख़ास तौर पर हम इसको भाप बनने का भी अमल कहते हैं। जैसे कि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो देखते हैं ना कि पानी के ऊपर से हमें ऐसे भाप सी निकलती हुई नज़र आती है, तो वो बेटे एवेपोरेशन ही होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कहते हैं जब माया को गर्म किया जाता है तो इसके ज़र्रात की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होने की वजह से एवेपोरेशन का अमल भी तेज़ हो जाता है। माया को और ज़्यादा गर्म करने से इसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी और बढ़ने की वजह से इनके दरमियान कशिश की कुव्वतें कमज़ोर हो जाती हैं, और माया जो होता है इस मौका पर माया के अंदर बुलबुले तेज़ से बनना शुरू हो जाते हैं। अगर यहाँ पर माया का वेपर प्रेशर उसकी सतह पर पड़ने वाली बैरूनी प्रेशर के मुसावी हो जाए तो माया उबलना शुरू कर देती है। यहाँ पर उसने क्या बात की है, कहते जब हम फॉर एग्जांपल अब इसी पानी को या इसी बर्तन को उठाकर हम जो है वो हीट करना बेटे शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर इसको जो है वो मैंने हीट करना शुरू कर दिया। जब मैं इसको हीट करूँगी तो इस हीट एनर्जी की फॉर्म में क्या होगा, ये हीट एनर्जी क्या करेगी, ये जो दो मॉलिक्यूल्स मौजूद है ना इनको वाइब्रेट कराएगी। जब वाइब्रेट करवाएगी तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये हरकत करके इधर उधर जाएंगे। जब इधर उधर जाएंगे तो इनके दरम्यान में जब फासला बढ़ेगा तो कुव्वत की जो ताकतें हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। जब वो कमज़ोर होंगी तो पानी के अंदर बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे, और पानी जो है वो यहाँ पर जो है वो माया जो है वो वेपर्स की शक्ल में, बुखारात की शक्ल में हवा के अंदर जाना शुरू कर देगी। उसके बाद उसने जो दूसरी बात यहाँ पर की है बेटे, वो उसने यहाँ पर जो बात की है वो बॉइलिंग पॉइंट की बात की है। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उसका क्या मतलब है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब इस बर्तन है इसके अंदर पानी है, जब इस बर्तन के अंदर मौजूद पानी का दर्जा हरारत बाहर वाली मौजूद आबो हवा के दर्जा हरारत के बेटे मसावी मतलब के बराबर हो जाता है ना, तो पानी जो होता है वो उबलना शुरू कर देता है। तो उसी को ही हम जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम उसके बात करते हैं किसी माया के बॉइलिंग पॉइंट पर जो हीट इसको दी जाती है वो माया को गैस में तब्दील होने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि माया का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, ठीक है। अब जितनी भी हीट उसको हम दे रहे हैं ना वो क्या कर रही है, वो माया को गैस में तब्दील करने में लग रही है, मजीद उसका दर्जा हरारत नहीं बढ़ा रही। इस मौका पर माया को जो हीट मुहैया की जाती है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो मौजूद कशिश की कुव्वतें होती हैं ना उसको तोड़ने में लग जाती है। मैंने आपको बार बार यहाँ पे बताया कि जब भी हीट करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जब वाइब्रेट करेंगे तो अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे। जब पोजीशन को छोड़ेंगे तो उनके दरमियान में जो है वो कशिश की कुव्वतें कमज़ोर हो जाएंगी, और क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो है वो मॉलिक्यूल जो होगा वो जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी।
बेटे जो टॉपिक है वो है किसी गैस का माया में तब्दील होना। अब पहले हमने जो था ठोस से माया को पढ़ा, फिर माया से गैस को पढ़ा। अब गैस को माया में तब्दील कैसे करते हैं ये देखना है कि कहते जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है ना, ठीक है, जब ठंडा किया गैस है, गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो वो क्या करेगी, वो माया में तब्दील हो। माया में तब्दील होना जो होता है वो कंडेंसेशन कहलाता है। इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, कहते हैं जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है उसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। देखो जब उसको ठंडा किया ना तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स अब आगे पीछे मूव नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि उन्हें कोई भी एनर्जी तो दी नहीं जा रही जिसकी वजह से वो मूव करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे, उनकी काइनेटिक एनर्जी खुद ब खुद जो, जब वो मूव ही नहीं करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, नहीं आएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिसके नतीजे में मॉलिक्यूल जो होंगे आराम से बैठ जाएंगे तो क्या होगा कि उन मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। तो उनके दरमियान जब एक दूसरे के बेटे करीब आएंगे तो जाहिर सी बात है उनके दरमियान में जो कशिश की कुव्वतें हैं वो भी मजबूत हो जाएंगी। और फिर क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत करीब आकर उसको माया में तब्दील कर देंगे और इसी अमल को कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। और मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि जब भी जो गैस होती है वो माया में तब्दील होती है, सेशन कहलाती है। 3 स्टेप पढ़े हैं, अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो उसमें बस यही बताया गया था कि हम क्या करते हैं, बर्फ़ ली, बर्फ़ एक ठोस होती है, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो ठोस होता है उसको क्या करते हैं, ठोस को बेटे क्या करते हैं, हीट करके, ठोस को हम हीट करके किस में तब्दील कर रहे हैं, माया के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद माया को हीट करके हम तब्दील कर रहे हैं गैस के अंदर, ठीक है। और फिर जब हम इस गैस को भी बेटे ठंडा कर देते हैं तो ये किस में तब्दील हो जाती है, ये जो है दोबारा से लिक्विड के अंदर या फिर माया के अंदर तब्दील हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें जो है वो हमने पढ़ी हैं। यही इसी को हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, के मादा की हालतों का आपस में जो है वो कन्वर्ट होना, तब्दील होना, ठीक है। को हम टर्मिनोलॉजी की फॉर्म में समराइज करें तो हम ये कहते हैं कि ठोस का जो है वो, ठोस को जब हीट करते हैं तो जब वो माया में तब्दील होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ठोस का माया में तब्दील होना बेटे मेल्टिंग पॉइंट होता है, और माया का गैस में तब्दील होना बेटे जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और गैस का माया में तब्दील होना जो है वो इसका कंडेंसेशन का पॉइंट होता है, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मादा की तबई हालतों का आपस में तब्दील होना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है हीटिंग और कूलिंग कर्व्स के नाम से। मादा के मुख्तलिफ हालतों के दरमियान होने वाली तब्दीली को हम एक ऐसे ग्राफ से भी समझ सकते हैं जो किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और उसके टेम्परेचर के दरमियान खींचा जाता है। यहाँ पर देखो बेटे ये ग्राफ एक मौजूद है, यहाँ पे उसकी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी किसको कहते हैं बेटे, मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, जब हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी, फिर उनके दरमियान में जो कशिश की कुव्वतों की वजह से उनके दरमियान में जो फासला आ जाएगा, पोजीशन में तब्दीली आएगी, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसके साथ साथ ही चेंज होगी। तो उस टोटल एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटे, इंटरनल एनर्जी कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये इंटरनल एनर्जी लिखी हुई है और यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ते इसमें क्या बात की जा रही है, कहते हैं इस किस्म के ग्राफ को हीटिंग या कूलिंग कर्व कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं इस शक्ल में किसी शय को गर्म या ठंडा करने से बनने वाले कर्व को दिखाया गया है। ये इस कहते हैं इस पिक्चर के अंदर जो है, इस ग्राफ के अंदर जो है किसी भी शय को ठंडा या गर्म करने से जो इसके अंदर कर्व जो बनते हैं उसको दिखाया गया है। कहते हैं जब किसी ठोस शय को ग्राफ में दिखाए गए पॉइंट ए पर गर्म किया जाता है, मिसाल के तौर पर हम ये एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर बर्फ की ठोस की एग्जांपल। कहते हैं फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, बर्फ है फॉर एग्जांपल, वो ए पॉइंट पर क्या है, ठोस है। उसके बाद कहते हैं कि हम क्या करेंगे, ये जब हम इसको हीट करेंगे ना इस ठोस चीज़ को, तो जो हीट एनर्जी हम इसको देंगे वो सारी की सारी क्या करेगी, इस ठोस को जो है वो माया में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होगी। और सारे का सारा ये सीधी लाइन दिखा रही है कि अब जितनी भी हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो सारी की सारी ठोस को माया में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। मजीद जो है वो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ रहा, दर्जा हरारत नहीं बढ़ रहा, ठीक है। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर लिखी, मजीद गर्म करने पर इस पिघले हुए ठोस का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, बल्कि क्योंकि इसको मुहैया की जाने वाली तमाम की तमाम हीट जो है वो ठोस को माया में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है।
फिर आगे कहते हैं कि 14.2 में भी देखें कि बी और सी के दरमियान जो लाइन खींची गई है, बी और सी के दरमियान ये लाइन ये हमें बता रही है कि जब तमाम ठोस माया में तब्दील हो जाता है तो उसका टेम्परेचर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब सारे का सारा जब बेटे ठोस फॉर एग्जाम्पल बर्फ थी वो पानी माया में तब्दील हो गई, तो यहाँ तक तो जब तक वो पानी में तब्दील नहीं हुआ सारा का सारा ठोस तब तक तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा। लेकिन जैसे ही सारे का सारा ठोस माया में तब्दील हुआ तो अगेन जो है वो हीट एनर्जी जो हम दे रहे थे नीचे से गैस की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में या आग की फॉर्म में, वो सारी की सारी अब वो क्या करना शुरू करी, अब उसने सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दिया है। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी है। ग्राफ में टेम्परेचर का बढ़ना लाइन CD से C और D से ज़ाहिर करें कि पहले यहाँ से यहाँ करते हुए टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा क्योंकि सारी ठोस माया में तब्दील हो रही थी। फिर उसके बाद जब सारी तब्दील हो गई ठोस माया के अंदर, फिर अब ये C से D में दोबारा इंक्रीज शो कर रहा है कि टेम्परेचर अब सिस्टम का दोबारा बढ़ रहा है। अब इसमें भी यही बात यहाँ पर उन्होंने बताई है कि ग्राफ में मौजूद DE लाइन जाहिर करती है कि यहाँ पर मौजूद माया का टेम्परेचर मुस्तकिल रहता है, ठीक है। अब ये D और E की जो है बिल्कुल सेम वही बात है जो हमने पीछे की कि जैसे यहाँ पर ठोस जब तक पूरा माया में तब्दील नहीं हुआ था ना तब तक जो सारी की सारी जो हम हीट दे रहे थे ना वो इसको ठोस से माया में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करी थी, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे नहीं बढ़ा। जैसे हो गई ये काम तो टेम्परेचर अगेन बढ़ा। अब अगेन क्या है कि यहाँ पे हमारे पास माया मौजूद थी, अब इस माया को गैस में तब्दील करने के लिए सारी की सारी जो हम एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं ना, ठीक है, आग की फॉर्म में, वो सारी की सारी जो है वो माया को जो है वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही। और फिर क्या होगा, कहते हैं D से E पॉइंट पर ये होगा कि टेम्परेचर फिर रुक जाएगा, सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा बल्कि का सारा जो माया है उसको गैस में तब्दील करने पर एनर्जी लगाएगा। हैं ग्राफ में मौजूद लाइन D जाहिर करती है कि यहाँ पर मौजूद माया का टेम्परेचर मुस्तकिल रहता है। कहते हैं कि D और E लाइन ये बता रही है कि यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर है माया का मुस्तकिल रहेगा, तब्दील नहीं होगा। तो इसका टेम्परेचर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे कि लाइन EF से जैसे ही गैस में तब्दील होगा, ठीक है, तो फौरन से फिर दोबारा से टेम्परेचर E पॉइंट से बढ़कर F पॉइंट तक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जो है वो हीटिंग कर्व कहते हैं क्योंकि हीट करने से जो ठोस थी वो माया से गैस में तब्दील होगी, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक जो था वो हीटिंग कर्व था। अगर हम इसी ग्राफ को कहते उल्टा पढ़ना शुरू कर देते हैं तो ये हमारे पास जो है वो कूलिंग कर्व बन जाएगा। जहाँ पे बुखारात बन गए थे, अब इन बुखारात को अगर हम ठंडा कर देते हैं ना तो ये बुखारात जो वेपर्स थे वो हमारे पास पानी में तब्दील हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर इस माया को मजीद ठंडा करेंगे। इसी को उल्टा पढ़ना अगर हम शुरू कर दें F से E तक, तो F पॉइंट पे जो वेपर्स हमारे पास बुखारात बने थे जब उसको ठंडा करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, वो जो गैस होगी वो लिक्विफाई हो जाएगी। और जब तक वो पूरी की तरह पूरी की पूरी गैस लिक्विफाई नहीं होगी तब तक टेम्परेचर यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। फिर इसी तरीके से D से लेकर C पॉइंट तक जो है यहाँ पर फिर अगेन जो है मज़ीद उसको ठंडा करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, ये हमारे पास माया में तब्दील हो जाएगी। और उसके बाद फिर अगेन जब हम इसको जो है वो इसी को इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, फिर मज़ीद इसको और ठंडा करेंगे तो ये जो है वो हमारे पास ठोस चीज़ जैसे कि बर्फ़ में तब्दील हो जाएगी। तो यही चीज़ें जो है इन्होंने आगे इस पैराग्राफ के अंदर जो है ना वो लिखी हुई हैं। नेक्स्ट जो है बेटे आपने ये वाला MCQ के पॉइंट के फॉर्म में ये नहीं आ सकता, तो इस उल्टा पड़ने पर इसको हम कूलिंग कर्व्स कहते हैं। और नुक्ता जो F है पर मौजूद गैस को जब ठंडा किया जाता है तो उसका टेम्परेचर कम होता है। ये सारी चीज़ें जो है जब वो गैस से जो है वो लिक्विड में तब्दील होती है तो उस पॉइंट को हम कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। बेटे ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने आपको यहाँ पर समराइज़ करके बता दी हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। यही सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है बेटे। इस तरीके से आपका ये टॉपिक कवर हो जाता है। तो हमारे पास बेटे जो है फौरी जांच 100 डिग्री सेल्सियस पर बनने वाली भाप इसी टेम्परेचर पर मौजूद पानी की निस्बत ज़्यादा शिद्दत से क्यों जलाती है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि कहते हैं पानी को भाप बनने के लिए इजाफी हरारत दरकार होती है। जब ये भाप कहते जब ये जो है वो भाप जिल्द पर कंडेंस होकर पानी बनती है, ठीक है, तो वो इजाफी हरारत जिल्द के अंदर मुंतकिल कर देती है, इसलिए भाप पानी की निस्बत ज़्यादा शिद्दत से जलाती है। मतलब कि आप अक्सर देखते हो ना कि आपके ऊपर से ऐसा बर्तन जिसके अंदर पानी गर्म करे, जब उसके अंदर से गर्म होता है वो उसके अंदर से ढक्कन उतारते हो तो उसकी भाप फ़ौरन से आपके हाथ पर पड़ती है तो आपके हाथ को जला देती है। वही बात यहाँ की जाती है,
ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन के अंदर बात की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि गर्मियों में सूती कपड़े पहनना हमारे लिए क्यों आरामदेह होता है? क्योंकि सूती कपड़ा हवा को अपने अंदर से गुजरने देता है और जब पसीना जज़ब करके बुखारात बनने देता है, जिससे जिस्म ठंडा होता है, इसलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहनने से हमें आराम महसूस होता है। ठीक है बेटे, आज का लेक्चर जो था वो इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो आपने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।